हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं तैयारी करवा रही हूं और आपका जो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान राजस्थानी भाषा, ये वाला जो पार्ट है इसे मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है और आज मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग 21 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुकी हैं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। उनमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और ये वाला जो पार्ट है ये मैंने राजस्थान बोर्ड की महत्वपूर्ण किताबों से आपका कंप्लीट करवाया है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ाई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन किताबों को मैंने पढ़ाया है। ये क्लास 6 की बुक है, हमारा राजस्थान भाग 1। इसे मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, एक भी लेसन मैंने किसी भी बुक का नहीं छोड़ा है। उसके बाद मैंने कक्षा 7 की किताब पढ़ाई है, हमारा राजस्थान भाग 2। फिर क्लास 8 की पढ़ाई है, हमारा राजस्थान भाग 3। उसके बाद मैंने क्लास 9 की बुक पढ़ाई है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। उसके बाद क्लास 10 की बुक पढ़ाई है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान के इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, राजस्थान की संस्कृति से भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके जो टॉपिक हैं वो आपको इन्हीं किताबों में मिलेंगे। उसके बाद क्लास 11 की मैंने बुक पढ़ाई है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 और फिर 12th की बुक पढ़ाई है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2। ये मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। किसी भी किताब का मैंने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, एक एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है। तो आप लोग ये सभी वीडियो देख सकते हैं, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा समय निकालकर आप इन किताबों को या तो स्वयं पढ़ लीजिए या ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इन किताबों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जितनी भी प्लेलिस्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोगों को प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जनरल साइंस की क्लास और शुरू हो गई है। कुल 2 वीडियो आ चुके हैं जो आपके लेवल 1 में, ये वाला जो पार्ट है जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आई हूँ और जो मैं आपका राजस्थान बोर्ड की किताबों से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, ये तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही कॉमन है। लेकिन लेवल 1 में सामान्य विज्ञान से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो लेवल 1 के लिए मैं सामान्य विज्ञान की क्लास लेकर आई हूँ, तो वो वीडियो सुबह 11 बजे आती है, आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। 10 नंबर का आपका सामान्य विज्ञान पूछा जाने वाला है और कुल 2 वीडियो आ चुके हैं और NCERT से मैं पढ़ा रही हूँ। जो आपके टॉपिक हैं उन्हें मैंने NCERT किताबों में ढूंढा है और उन्हीं किताबों से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, 10 नंबर आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ किसके पास स्थित है? कुल 50 प्रश्न मैं लेकर आई हूँ और 50 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ किसके पास स्थित है? पहला विकल्प है राय सिंह नगर, दूसरा है चुरू, तीसरा है फतेहपुर शेखावाटी और चौथा है कोटा। तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ ये राय सिंह नगर तहसील में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, श्री गंगानगर जिले की राय सिंह नगर तहसील में। तो याद रखिएगा पहला विकल्प इसमें आपका सही है। यहाँ श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है और जत्थेदार बुढ़ा सिंह के नाम पर इस स्थान का नाम बुढ़ा जोहड़ रखा गया है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम क्या है? पहला विकल्प है गोगामेड़ी मंदिर, दूसरा है गरीब नवाज दरगाह, तीसरा है नरहड़ दरगाह और चौथा है निजामुद्दीन औलिया दरगाह। तो शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम क्या है? नरहड़ दरगाह। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा।
यह दरगाह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। हो सकता है इस बार प्रश्न पूछ लिया जाए कि नरहर दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो झुंझुनू जिले में स्थित है। इसके अलावा और क्या क्या याद रखना है, राजस्थान और हरियाणा में शक्कर बाबा को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। गोगामेड़ी मंदिर कहाँ है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। गरीब नवाज दरगाह, तो गरीब नवाज दरगाह जो है ये अजमेर में स्थित है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसे ही कहा जाता है गरीब नवाज दरगाह। और नरहर दरगाह आपको बता ही दिया, ये झुंझुनू जिले में स्थित है। और निजामुद्दीन औलिया दरगाह ये दिल्ली में स्थित है, तो ये सब भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा विकल्प है चूरू, तीसरा विकल्प है प्रतापगढ़ और चौथा विकल्प है धौलपुर। तो रामसागर वन विहार अभ्यारण्य ये धौलपुर में स्थित है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, धौलपुर। और ये विंध्य पठार में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग कब गठित किया गया? पहला विकल्प है 1995, दूसरा है 1990, तीसरा है 1999 और चौथा है 2001। तो वर्ष 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 23 अप्रैल 1999 को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था और अधिनियम पारित हो गया था। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया। तो डेट भी याद रखिएगा, 15 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का राजकीय पक्षी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहला विकल्प है मोर, दूसरा विकल्प है तोता, तीसरा विकल्प है गोडावन और चौथा है बुलबुल। तो राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावन है, आप सभी लोगों को पता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष है, तो ये भी याद रखिएगा। राजस्थान के राजकीय पुष्प क्या हैं? तो रोहिड़ा के पुष्प राजस्थान के राजकीय पुष्प हैं, तो ये तो आपको सब याद ही रखना है। राजस्थान का राजकीय पशु पूछ लिया जाए तो चिंकारा है और घरेलू राजकीय पशु ऊंट है, तो ये सब आपको याद रखना है और आपको पता भी है, क्योंकि जब ये किताबें मैंने पढ़ाई हैं और इन्हीं किताबों में सब कुछ बताया गया है। जिसने भी पढ़ी हैं किताबें उसका ये वाला पार्ट तो पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने 12th तक पढ़ाने के लिए कहा था और मैंने 12th तक कंप्लीट पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? पहला विकल्प है तुझके बाबरी, दूसरा है आईने अकबरी, तीसरा है जय संहिता और चौथा है रज्म नामा। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम है रज्म नामा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया और रज्मनामा महाभारत का पहला फारसी अनुवाद है, जिसका अनुवाद मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 में करवाया गया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है, इस बार भी हो सकता है पूछा जाए। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। तुझके बाबरी, इसे बाबरनामा कहते हैं, बाबर द्वारा इसे लिखा गया था बाबरनामा को, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद मैडम बेब्रिज द्वारा किया गया है। याद रखिएगा। आईने अकबरी ये अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का एक भाग है, इसे आईने अकबरी भी कहा जाता है, तो ये याद रखिए। और महाभारत का पहला नाम क्या था? जय संहिता, तो ये याद रखिए। और महाभारत किसके द्वारा रची गई है? महर्षि वेदव्यास द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? पहला विकल्प है कलाई, दूसरा विकल्प है माथा, तीसरा विकल्प है बाजू और चौथा विकल्प है नाक। तो बोरला आभूषण ये माथे पर पहना जाता है महिलाओं द्वारा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा माथे के और आभूषण क्या है? मांग टीका है, सकली है, दामनी है, तवित है, टिडी है, भलको, फेनी, ये भी माथे पर ही धारण किए जाते हैं। कलाई के आभूषण क्या है? चूड़ियाँ, कड़ा, कंकनी, मोखरी, हथफूल, बंगारी, बन, मुड्डी, अरसी, नोखरी, ये सब कलाई में पहने जाते हैं। बाजू में क्या क्या पहना जाता है? तो गजरा, हरपन, नवरत्न, आरत, तड़ो, ये बाजू में धारण किए जाते हैं। और नाक में नथ, चोप, बुलाक, फीन, झालरा, बाली, कुदक, लौंग, ये सब नाक में धारण किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? पहला विकल्प है भोगीलाल पंड्या, दूसरा है टीकाराम पालीवाल, तीसरा है प्रेम नारायण माथुर और चौथा है विलास शारदा। तो राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री थे प्रेम नारायण माथुर। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा विकल्प है जोधपुर, तीसरा है बूंदी और चौथा है उदयपुर। तो कजली तीज जो है राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में से एक है और ये बूंदी में मनाई जाती है भाद्रपद के तीसरे दिन। जो सावन के बाद भाद्रपद महीना आता है उसकी तीज को यानी तीसरे दिन मनाई जाती है। और कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपसे और उत्सव और त्यौहार पूछ लिए जाएं, जैसे पूछ लिया जाए मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जैसलमेर में। हाथी उत्सव जयपुर में। शीतकालीन उत्सव माउंट आबू में। उर्स महोत्सव अजमेर में। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभी तो कई प्रश्न हैं क्योंकि 50 प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? पहला विकल्प है 2 अक्टूबर 1959, दूसरा है 2 अक्टूबर 1952, तीसरा है 12 अक्टूबर 1957 और चौथा है 12 अक्टूबर 1993। तो आधुनिक पंचायती राज का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहली पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था। डिटेल में आपको पढ़ाया है, एक बार जाके आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने भी देख ली हैं उसका तो कंप्लीट ही है, जो साथ में देखता चला है उसे कोई भी परेशानी नहीं है इस वाले पार्ट में। जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसका ये पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, क्योंकि कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस मैं करवा चुकी हूँ और अभी मैं और भी जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछली परीक्षाओं में उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगी और सभी प्रश्नों को मैं करवा दूँगी। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? पहला विकल्प है कनाडा, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग जर्मनी के बराबर है। राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे लगभग जर्मनी देश के बराबर है। और जर्मनी यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तहरि की तपोभूमि कहलाता है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है बूंदी, तीसरा है कोटा और चौथा है अलवर। तो महाराजा भर्तहरि की तपोभूमि कहलाता है अलवर। और इसका पूर्व नाम त्रिगत नगर राज्य था, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर मैदान का भाग है? पहला विकल्प है झुंझुनू, दूसरा है नागौर, तीसरा है चुरू और चौथा है श्रीगंगानगर। तो घग्गर प्रवाह क्षेत्र की बाढ़ से गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले का मैदानी क्षेत्र बना है। तो श्रीगंगानगर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। घग्गर नदी के मैदान को स्थानीय भाषा में बग्गी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और घग्गर नदी के इस प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झामर कोटरा राजस्थान में किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? राजस्थान जो है ये खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि झामर कोटरा राजस्थान में किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो रॉक फास्फेट हेतु। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। झामर कोटरा राजस्थान में रॉक फास्फेट का सबसे बड़ा भंडार है और यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। यदि आपसे जिला पूछ लिया जाए, आपका प्रश्न किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य है। पहला है गींदड़, दूसरा है गवरी, तीसरा है वालर और चौथा है गैर। तो भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य है गवरी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा भीलों के जो प्रमुख नृत्य और कौन कौन से हैं? गवरी या राई नृत्य, द्विजकारी नृत्य, घूमर, नेजा, गौरी नृत्य, ये भी भीलों के ही नृत्य हैं, याद रखिए। बी विकल्प इसमें सही है, गवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? पहला है गोडवाड़ बेसिन, दूसरा है काठल बेसिन, तीसरा है चंबल बेसिन और चौथा है बनास बेसिन। तो थार मरुस्थल में स्थित है गोडवाड़ बेसिन। ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। थार मरुस्थल जो है ये भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा 4 राज्यों में ये फैला है थार का मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। पहला विकल्प है डूंगरपुर, दूसरा है दौसा, तीसरा है धौलपुर और चौथा है बांसवाड़ा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है, ये भी याद रखिएगा। और जयपुर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जयपुर राजधानी है राजस्थान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? पहला विकल्प है मेड़ता, दूसरा है वृंदावन, तीसरा है द्वारका और चौथा है अहमदाबाद। तो मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारका में बिताया था। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, द्वारका। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनके गुरु का नाम रैदास था, ये आप याद रखिएगा। और मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि बांगड़ की मीरा के रूप में किसे जाना जाता है? तो गबरीबाई को जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई? पहला विकल्प है बूंदी, दूसरा विकल्प है डूंगरपुर, तीसरा विकल्प है जोधपुर और चौथा है कोटा। तो 1857 के विद्रोह के बाद कोटा की तोपों की सलामी को 17 से घटाकर 13 कर दिया गया था। तो डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, कोटा। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा के शासक महाराव राम सिंह थे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है?
पहला विकल्प है बेडच, दूसरा है चंबल, तीसरा है कोठारी और चौथा है बनास। तो बीसलपुर बांध ये बनास नदी पर स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये टोंक जिले में बनाया गया है, ये भी याद रखिए। 1999 में ये बनकर तैयार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है बाड़मेर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है बांसवाड़ा और चौथा है उदयपुर। तो छप्पन का मैदान ये बांसवाड़ा में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 56 गांव के कारण इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखते हैं। कई प्रश्न हैं अभी, और मौसम जो है इतनी गर्मी हो रही है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, और अभी इस हफ्ते तो इतनी गर्मी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। आज भी बहुत गर्मी है। लिखा है सांपों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? पहला विकल्प है तेजा जी, दूसरा विकल्प है हड़बू जी, तीसरा है गोगा जी और चौथा है पाबू जी। तो गोगा जी को नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गोगा जी का जन्म जन्म स्थान ददरेवा है, जो चुरू की राजगढ़ तहसील में है। लोग उन्हें सांपों के देवता जहर पीर के नाम से भी पुकारते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। तेजा जी के बारे में जान लीजिए। तो तेजा जी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को खरनाल यानी नागौर में जाट वंश में हुआ था। और हड़बू जी का जन्म स्थान भुंडेल नागौर है, और पाबू जी का जन्म जोधपुर जिले के फलौदी के निकट कोलू मोड़ गांव में हुआ था। तो इनके जन्म स्थान याद रखिएगा। आपको लोक देवता से संबंधित एक प्रश्न जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें अलग से एक टॉपिक आपका दिया गया है लोक देवताओं से संबंधित। तो आप ये तो मान के चलिए कि आपको एक दो प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासों के रचनाकार थे? पहला विकल्प है नागरचंद्र, दूसरा है चंद्रबरदाई, तीसरा है मोहम्मद जायसी और चौथा है जयानक। तो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार थे चंद्रबरदाई। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो एक ब्रज भाषा कविता है, और यह कविता 12वीं सदी के भारतीय राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में है, और इनके रचनाकार तो जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज किस नदी के तट पर हुई थी? पहला विकल्प है बनास, दूसरा है द्रसद्वती, तीसरा है चंबल और चौथा है बेडच। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी द्रसद्वती नदी पर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के पास स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न मैंने एक बार करवाए हैं, आपको इनके उत्तर जरूर पता होंगे जिसने भी प्रैक्टिस की वीडियो देखी है। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला विकल्प है शोभाराम कुमावत, दूसरा है माणिकलाल वर्मा, तीसरा विकल्प है हीरालाल शास्त्री और चौथा है टीकाराम पालीवाल। तो मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के संलयन द्वारा बनाया गया था, और इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है? पहला विकल्प है गेहूं, दूसरा विकल्प है चावल, तीसरा है मक्का और चौथा है बाजरा। तो याद रखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में बाजरे का उत्पादन होता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा मक्का, गेहूं, जौ, जीरा आदि भी उगाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है? बाजरे का, क्योंकि बाजरे राजस्थान की जो जलवायु है और मिट्टी ये बाजरे के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरे कबूतरों हेतु कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? पहला है सरिस्का, दूसरा है घाना पक्षी विहार, तीसरा है रणथंभौर और चौथा है सीता माता अभ्यारण्य।
तो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? पहला विकल्प है 1301, दूसरा है 1302, तीसरा है 1303 और चौथा है 1311। तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा कब की गई थी? पहला विकल्प है 1707 ईस्वी में, दूसरा है 1738, तीसरा है 1727 ईस्वी और चौथा है 1736 ईस्वी। तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की थी। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में दादू पंथ का मुख्य स्थल है? पहला विकल्प है गलता, दूसरा है पुष्कर, तीसरा है कांकरौली और चौथा है नरैना। तो राजस्थान में दादू पंथ का मुख्य स्थल है नरैना। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दादू दयाल जी एक धर्म सुधारक थे जिन्होंने औपचारिकता और पुरोहितवाद के खिलाफ बात की थी। उनके गुरु का नाम ब्रह्मानंद था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है? पहला विकल्प है गणेश जी का मंदिर, दूसरा है बाई जी का मंदिर, तीसरा है रमा बैकुंठ मंदिर और चौथा है ब्रह्मा मंदिर। तो पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा मंदिर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये एकमात्र मंदिर है जो भारत में भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। भारत में एकमात्र यही मंदिर है जो ब्रह्मा जी को समर्पित है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये पुष्कर झील के पास स्थित है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर, सेवन, धमन, मूरत हैं? पहला विकल्प है वृक्ष, दूसरा झाड़ियाँ, तीसरा घास और चौथा घरेलू सामग्रियाँ। तो बर, सेवन, धमन और मूरत ये मुख्य रूप से भारतीय थार रेगिस्तान में राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली घास है। यह जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के शुष्क भागों में पाई जाती है और ये भारत में सबसे अधिक उत्पादक घासों में से एक है। और ये 12 मासी है घास है, यानी कि कभी सूखती नहीं है और 20 साल तक जीवित रह सकती है। तो ये घास हैं, याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला विकल्प है अल्ताई, दूसरा है सुलेमान, तीसरा है अरावली और चौथा है राजमहल। तो सबसे पुरानी, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये वलित पर्वतों में से एक है, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? पहला है एकल स्तरीय, दूसरा है द्विस्तरीय, तीसरा है त्रिस्तरीय और चौथा है चतुर्थ स्तरीय। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। सी विकल्प इसमें आपका तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा है ब्यावर, तीसरा है जयपुर और चौथा है कोटा। तो ब्यावर में धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह का मेला एकता के रूप में आयोजित किया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ गांव किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है पाली, दूसरा विकल्प है जैसलमेर, तीसरा है करौली और चौथा है बांसवाड़ा। तो राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ गांव राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि मानगढ़ धाम हत्याकांड जो है जलियांवाले बाग हत्याकांड जैसा ही है। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 साल पहले हुआ था, 1913 में। तो यहाँ पर भी एक दुखद घटना घटी थी, तो इसीलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? पहला विकल्प है 1901, दूसरा है 1902, तीसरा है 1903 और चौथा है 1904 और चौथा है 1905। तो राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1904 में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 1904 में अजमेर के भिनाई में सहकारी समितियों का उद्घाटन हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है तिलवाड़ा बाड़मेर, दूसरा है तलवाड़ा बांसवाड़ा, तीसरा है नाडौल पाली और चौथा है आमेर जयपुर। तो तुरताई माता मंदिर राजस्थान के बांसवाड़ा के तलवाड़ा में स्थित है और इसे माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की प्रतिमा सिंह के वाहन पर विराजमान है, जिसे भगवती त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 18 भुजाओं वाली मूर्ति। तो बी विकल्प इसमें सही है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। इसके अलावा मंदिर के पिछले हिस्से में दुर्गा की 9 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी पर चित्र वाला चल मंदिर क्या कहलाता है? पहला विकल्प है सुभाग पाड़ा, दूसरा है सागौन मंदिर, तीसरा है कांवड़ और चौथा है सरवन पाठ। तो लकड़ी पर चित्रों वाला चल मंदिर कांवड़ कहलाता है। सी विकल्प इसमें सही है। कांवड़ जो है एक चल कथावाचन युक्ति है, जो कभी कभी एक अस्थायी मंदिर के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? पहला विकल्प है चंपानेर की संधि के बाद, दूसरा है सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, तीसरा है गागरौन के युद्ध के बाद और चौथा है खतौली के युद्ध के बाद। तो विजय स्तंभ जो है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के अंदर स्थित एक भव्य विजय स्मारक है और सारंगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा सेना पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में 1448 में मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा राणा कुंभा द्वारा स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में या नहीं बन पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? पहला विकल्प है मेवाड़ी, दूसरा विकल्प है हाड़ौती, तीसरा है वांगड़ी और चौथा है मारवाड़ी। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पूछा गया है, तो हाड़ौती भाषा का प्रचलन है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, हाड़ौती। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है?
तो उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है और यहाँ की बोली मेवाड़ी। वांगड़ी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्मिलित राज्यों का प्राचीन नाम वांगड़ था और यहीं पर वांगड़ी भाषा बोली जाती थी। और मारवाड़ी जो है यह जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर और सिरोही जिलों तक फैली हुई है। और शुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1903 में राव कृष्ण ने ऊपर माल की जनता पर कौन सा कर लगाया? पहला विकल्प है चंवरी, दूसरा है ख्यात, तीसरा है भंवरी और चौथा है गवरी। तो 1903 में राव कृष्ण ने ऊपर माल की जनता पर चंवरी कर लगाया था। इसके अनुसार क्या होता था कि प्रत्येक किसान को लड़की की शादी के अवसर पर कर के रूप में 5 रुपये का भुगतान करना होता था। यानी जो किसान होता था अपनी लड़की की शादी में 5 रुपये का भुगतान करता था और यही कर कहलाता है चंवरी कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सभ्यता कौन सी थी जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? पहला विकल्प है कालीबंगा, दूसरा है विराट, तीसरा है बागौर और चौथा है आहड़। तो नालियां बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था कालीबंगा में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहर सागर बांध किस जिले में बनाया गया है? पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है कोटा और चौथा है झालावाड़। तो जवाहर सागर बांध चंबल नदी के पार एक बांध है और ये बनाया गया है कोटा जिले में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह कोटा से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह उन बांधों में से एक है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की चंबल घाटी परियोजना के तहत बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आना सागर झील कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है कोटा और चौथा है डूंगरपुर। तो आना सागर झील अजमेर में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे अर्णोराज ने बनवाया था, तो ये भी याद रखिए, और ये एक कृत्रिम झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? पहला विकल्प है पीपल, दूसरा है खेजड़ी, तीसरा है अशोक और चौथा है बरगद। तो दशहरे पर पूजा की जाती है खेजड़ी की और इसे ही समी का वृक्ष कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। हिंदू धर्म में इसे बहुत पवित्र वृक्ष माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरह ताली नृत्य में किस देवता की उपासना की जाती है? पहला विकल्प है गोगा जी, दूसरा विकल्प है हड़बू जी, तीसरा विकल्प है श्रीनाथ जी और चौथा है रामदेव जी। तो तेरह ताली नृत्य में रामदेव जी की उपासना की जाती है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या याद रखना है? जो तेरह ताली नृत्य है ये जटिल नृत्यों में से एक होने के साथ साथ राजस्थान का एक उत्कृष्ट लोक नृत्य भी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्थान कौन सा है जहां रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पहला विकल्प है ओसियां, दूसरा विकल्प है मेड़ता, तीसरा है मालपुरा और चौथा है मंडोर। तो रावण का मंदोदरी से विवाह हुआ था मंडोर में। ऐसा माना जाता है कि लंकापति रावण और मंदोदरी का विवाह जोधपुर के मंडोर में हुआ था। तो डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया? पहला विकल्प है महाराजा ईश्वरी सिंह ने, दूसरा है महाराजा माधव सिंह प्रथम ने, तीसरा है महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने और चौथा है महाराजा सवाई जय सिंह ने। तो जयपुर को गुलाबी रंग दिया महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है, रागमाला का चित्र किसने बनाया था? पहला विकल्प है निसारदीन, दूसरा है हिसासुद्दीन, तीसरा है बहीरुद्दीन और चौथा है जलालुद्दीन। तो रागमाला का चित्र बनाया था निसारदीन ने। पहला विकल्प इसमें आपका
सही हो जाएगा। तो कुल 50 प्रश्न मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी ज़रूर बताइएगा। और जनरल साइंस की जो वीडियो आ रही है उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपका 10 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी समस्या हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।